नमस्कार, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं एसके शर्मा जी, जिनको हम प्यार से एसके शर्मा जी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इनका पूरा नाम है सुदर्शन कुमार शर्मा। ये दिल्ली विधानसभा में सचिव भी थे और लोकसभा में थे, और दिल्ली विधानसभा जो भी चलती है, जो भी नियम कानून बने हैं, वो सब शर्मा जी ने बनाए। बाकायदा जब 93 में यहाँ सरकार बनी थी तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, तो वो लोकसभा से इनको लाए थे कि हमारे नियम कानून बनाओ। संभवतः लोकसभा स्पीकर पाटिल साहब थे, शिवराज पाटिल थे। और उसके बाद में ये शीला दीक्षित तक यहाँ पे उनके कार्यकाल तक रहे सचिव, फिर अपनी सर्विस में लौट गए थे लोकसभा में। तब मैं भी पार्लियामेंट कवर करता था, दिल्ली विधानसभा भी कवर करता था, साथ ही हम रहे। उसके बाद मीरा कुमार जब स्पीकर बनी तो वो इनको महासचिव बनाना चाहती थी। तब आप स्पेशल सेक्रेटरी नहीं, मैं सेक्रेटरी था, लेकिन मेरी नजर हो गई थी, तो इसलिए क्षमा मान ली। तो आज हम बात करेंगे, उन्होंने एक पुस्तक ये लाई है। इसी पुस्तक पर, ये पुस्तक ऐसी है कि इस पर आज तक काम ही नहीं हुआ कि दिल्ली का जो सेटअप था वो कैसे बना, क्या बना, और अम्बेडकर साहब की इसमें क्या भूमिका है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे और शर्मा जी आपको पूरी इसमें विस्तार से बताएंगे। ये किताब 4 साल में उन्होंने मेहनत करके तैयार, ये बाकायदा इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो संविधान सभा के थे, उन पर ही ये किताब है। इसमें अपना ना कोई भाषण है, न किसी व्यक्ति विशेष का कोई कोटेशन, कुछ नहीं। ये सब और रिकॉर्ड है संविधान सभा के जो डॉक्यूमेंट्स उसमें। तो शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने एक पुस्तक लिखी है, भीमराव रामजी अंबेडकर, आर्बिटर ऑफ दिल्ली डेस्टिनी, यानी दिल्ली के भाग्य विधाता भीमराव अंबेडकर। आपने पहले तो ये ख्याल कैसे आया कि भीमराव अंबेडकर जी पे एक पुस्तक लिखी जाए, और दूसरा दिल्ली से क्यों इनको जोड़ा गया है? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि आज की तारीख में भी किसी को ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली से ताल्लुक क्या था, क्योंकि उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि वो तो महाराष्ट्र है। आप किसी को कहेंगे कि दिल्ली का जो प्रेजेंट सेटअप है वो बाबा साहब अंबेडकर ने बुलाया, कोई मानेगा ही नहीं शायद इस बात को। तो हुआ ये था कि एक कमेटी थी संविधान सभा की, उसको काम सौंपा गया था कि आप बताइए दिल्ली का सेटअप क्या होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी, और राजधानी होने के नाते ये डायरेक्ट होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दिल्ली पर। कोई अलग से पैरेलल गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई अलग से प्रदेश नहीं होगा। तो जब मैंने इस बारे में, मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास दिल्ली के ऊपर तो सामग्री है, मैं कुछ पुस्तकें पहले भी लिख चुका हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं उस पुस्तकों में बाबा साहब का ये पोर्शन भी डालूं कि अम्बेडकर साहब ने दिल्ली के लिए क्या किया था, तो ये एक नई चीज होगी जो आम लोगों को इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, जिस बारे में, क्योंकि लोग मान ही नहीं सकते कि अम्बेडकर साहब का दिल्ली से कोई ताल्लुक रहा होगा। और सच बात तो ये है कि जो वर्तमान पॉलिटिकल सेटअप है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अम्बेडकर साहब ने अड़ंगा लगा दिया, नो, दिल्ली में कोई अलग से स्टेट नहीं बनेगी, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, केंद्र सरकार का हेडक्वार्टर है, इसलिए दिल्ली पर शासन डायरेक्ट संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार का होगा, और यहाँ अलग से कोई पैरेलल या कंकरेंट ना तो प्रशासन होगा ना सरकार होगी। स्थानीय तौर पर, ये बाबा साहब ने खुद लिखा, स्थानीय तौर पर आप एक व्यवस्था बना सकते हैं, अर्थात एमसीडी टाइप बना सकते हैं जो लोकल प्रॉब्लम को देखे, अदरवाइज दिल्ली का शासन डायरेक्ट केंद्र सरकार चलाएगी। और ये बात तो बाबा साहब ने इसलिए कही कि जितनी उस समय जो बड़ी राजधानी थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, राज्य हैं, संघीय प्रदेश हैं, वहाँ शासन डायरेक्ट ही केंद्र सरकार चलाती उन प्रदेशों का। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे पास थोड़ी बहुत सामग्री है, उस सामग्री को अगर मैं इसमें फिक्स करूं और बाबा साहब की जो भूमिका है वो बताऊं। और मेरी किताब सिर्फ वहाँ से शुरू होती है जब वो संविधान सभा में चुने गए, और वहाँ ख़त्म होती है जब दिल्ली का सेटअप दे दिया। बीच में वो बच्चे थे, कौन से स्कूल में जाते थे, क्या क्या उनके साथ तकलीफें हुई, ये मेरी की पुस्तक का पोर्शन नहीं है। भारत में तो किसी को पता ही नहीं अम्बेडकर साहब का दिल्ली से ताल्लुक क्या था, जबकि दिल्ली का सिस्टम तो बनाया ही बाबा साहब ने है सारा। तो इसलिए मुझे ये किताब, फिर मुझे इसमें रुचि आने लग गई, और आप यकीन करेंगे मुझे समय लग गया लगभग 4 साल। तो अम्बेडकर साहब का दिल्ली से जो ये उन्होंने दिल्ली के भाग्य
निर्माता विधाता जो भी है, हाँ। उस पर थोड़ा बताइए, दिल्ली की कैसे राज्य का स्वरूप था या पॉलिटिकल वो क्या मैं चाहते थे, आपको ये कुछ बात पर्दे के पीछे की बताता हूँ। जी। हालांकि वो अब ओपन हो चुकी है, मैंने किताब में लिख दी है। जी। संविधान सभा में जब दिल्ली पर चर्चा हुई, एक कमेटी कौन थी पहले मैं बताता हूँ। हाँ। संविधान सभा में जब दिल्ली पर चर्चा हुई जी। तो दिल्ली पर अकेले पर चर्चा नहीं हुई थी, जितने केंद्र शासित प्रदेश थे उन सब पे इकट्ठी चर्चा हुई थी। तो किसी ने सुझाव दिया उसमें से कि सर एक कमेटी बना दो, वो इसमें जाके राय दे अपनी। उन 5, 7, 10 जो प्रदेश थे उसमें दिल्ली भी थी। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे छोटे छोटे। अब वो जो कमेटी बन गई इस पे, तो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया पट्टाभी सीतारमैया। आपने नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल बड़े नेता। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के बड़े नेता थे, आंध्र प्रदेश से आते थे। किसी को कुछ आता ही नहीं था दिल्ली के बारे में। पट्टाभी सीतारमैया को तो बिल्कुल भी नहीं आता था, वो तो आंध्र प्रदेश के थे। पर्दे के पीछे सारा काम कर रहे थे एक मेंबर, उस कमेटी के 7 मेंबरों की कमेटी थी, और उस मेंबर का नाम था देशबंधु गुप्ता। दिल्ली के लिए वो दिल्ली से इकलौते वो थे संविधान सभा में, और वो दिल्ली को देख रहे थे। सच बात तो ये, और मेरे पास इसमें डॉक्यूमेंट मैंने एक लगाया भी हुआ है, कि देशबंधु गुप्ता की पॉलिटिकल एम्बिशन थी। वो दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनके कागजात से स्पष्ट होता है कि उनका पूरा इंटरेस्ट था इसमें। हाँ। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के, मेरा ख्याल 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी कि दिल्ली को राज्य बना दो। कहा उन्होंने कि एक विधानसभा दे दो, ये अधिकार दे दो, लेकिन हम शॉर्ट में बात करते हैं। कुल मिला के उसने कहा कि दिल्ली को वही अधिकार दे दो जो एक राज्य को मिलते हैं। उन्होंने ये कमेटी की रिपोर्ट जो है संविधान सभा के अध्यक्ष को दी। ये बात हो गई लीक कि कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि दिल्ली में एक विधानसभा दी जाए और उसके इतने मेंबर हों, और इस तरह ये सिस्टम चले। जैसे ही ये खबर अंबेडकर साहब को पता लगी, राजेंद्र प्रसाद जी को पता लगी, नेहरू जी को पता लगी, तो इन सब ने तो तलवारें निकाल ली। ये कैसे हो सकता है? अगर दिल्ली स्टेट बनेगा तो हमारी यानी भारत की राजधानी क्या होगी? हम अगर भारत सरकार है तो सारा कंट्रोल उस पर हमारा रहना चाहिए। तो पर्दे के पीछे ये चल पड़ा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को कैसे खत्म किया जाए, दबाया जाए। अब रिपोर्ट तो कमेटी की है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद जी को दे दी जो संविधान सभा के चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद जी पर इतना जोर पड़ा, और मेरा अपना आइडिया है कि सबसे ज़्यादा जोर पड़ा जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि वो पक्के दुश्मन थे स्टेट उठ के, कि किसी हालत में स्टेट नहीं बनना चाहिए दिल्ली। इसलिए वो सारा जब जोर पड़ा इस पर, तो ये मामला जो है दब गया। और पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी 2 वर्षों तक एक कमेटी की रिपोर्ट लेके बैठे रहे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसको संविधान सभा में लगा दें। उन्होंने कहा मैंने इस रिपोर्ट को संविधान सभा में लगाया, और संविधान सभा 2 टुकड़ों में बटी, और ये हमारा संविधान निर्माण काम ही सारा खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इसका कोई हल निकालो। घूम फिर के उन्होंने अंबेडकर साहब को कहा कि यार बात सुनो, इसका कोई हल निकालो। इसने तो स्टेटूट रिकमेंड कर दिया कमेटी ने, और कमेटी की रिपोर्ट को हम कुछ कह नहीं सकते, और ये कमेटी किसी आदमी के इशारे पे चल रही है, क्योंकि वो उसकी तृष्णा है पॉलिटिकल, वो बनना चाहता है मुख्यमंत्री यहाँ का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, ऐसा करते हैं, इसको स्टेटहुड की, अच्छा 2 साल तक एक रिपोर्ट को एक पीठासीन अधिकारी या स्पीकर दबा के अपने लेवल पे रखे। ये आसान बात नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको फिर भी अपने लेवल पे दबाए रखा। जब बहुत मुश्किल हो गया कि क्या किया जाए इसका, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि इस रिपोर्ट को चुपके से, इतने बिना शोर मचाए सदन के सामने रख दीजिए और पता ना लगे किसी को। तो ये काम सौंपा गया अंबेडकर साहब को कि इस रिपोर्ट को कैसे रखना है, और चर्चा किसी हालत में नहीं होनी चाहिए संविधान सभा में, क्योंकि चर्चा होते ही ये फट पड़ेगा और संविधान बिखरने का खतरा हो सकता है, और ये भी खतरा हो सकता है कि संविधान सर्वसम्मति से पारित ही ना हो। तो इसलिए आप इस पर केयरफुल रहो कि कैसे इस रिपोर्ट को दबाया जाए। तो क्या हुआ कि अंबेडकर साहब ने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा, और मेरे हिसाब से उन्होंने कहा 24 जुलाई 1949,
राजेंद्र प्रसाद जी ने अम्बेडकर साहब को बुलाया। उन्होंने कहा बाबा साहब ये मसला है और ये रिपोर्ट संविधान सभा में डिस्कस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब बिखर जाएगा। हम 90-95% लोग राजी हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली ही रहनी चाहिए और दिल्ली डायरेक्ट चलना चाहिए, लेकिन ये बीच में 5-10% मेंबरों का 5% मेंबरों का ग्रुप है जो ये तब तुड़ा बैठा है कि नहीं दिल्ली को राज्य बनाओ अलग से और सारी राज्य वाली शक्तियाँ दो। तो बाबा साहब ने कहा कि कौन कौन मेंबर हैं, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसका हल मैं निकाल दूंगा। बाबा साहब ने कहा इसका हल मैं निकाल दूंगा। बाबा साहब ने क्या किया, ये पर्दे के पीछे की बता रहा हूँ, जो कड़ियाँ जोड़ के मैंने कहानी बनाई है। बाबा साहब ने उसी टाइम अपने सचिव को कहा कि फौरन मेरे पास आओ। उनके सचिव का नाम था एस.एन. मुखर्जी। आप कहेंगे एस.एन. मुखर्जी कौन थे? एस.एन. मुखर्जी वो थे, जब भारत आज़ाद हुआ, राज्यसभा बनी, तो वो राज्यसभा के पहले सेक्रेटरी जनरल वो एस.एन. मुखर्जी थे। तो एस.एन. मुखर्जी को अम्बेडकर साहब ने बुलाया और उसको कहा सुनो कल ही मीटिंग बुलाओ, समझे नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी की, क्योंकि सारा काम ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दिया गया था। आप बताओ क्या होना चाहिए कि कल ही मीटिंग बुलाओ, उसमें हम कहेंगे कि ये, और वो पूरी संविधान सभा की मीटिंग नहीं हो, सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी की हो, और उसमें 2 आदमी स्पेशल इन्वाइटी बुलाओ। तो सचिव ने कहा कि स्पेशल इन्वाइटी कौन होंगे? उसने कहा स्पेशल इन्वाइटी होंगे 2, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार पटेल। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा नंबर 2, ये मीटिंग संविधान सभा में या संसद भवन में नहीं होगी। तो सचिव ने कहा जी कहाँ होगी? उसने कहा ये मीटिंग होगी सरदार पटेल के ऑफिशियल रेजिडेंस 1 औरंगजेब रोड, उस जमाने में जो था, ये मीटिंग होगी वहाँ। उसने कहा ठीक है सर। उसने कहा नंबर 3, इस मीटिंग में नेहरू जी को और पटेल साहब को विधिवत चिट्ठी भेजकर आमंत्रित सदस्य के रूप में इनवाइट करो, ताकि वो मीटिंग की कार्रवाई में विधिवत हिस्सा ले सके। और चौथी बात ये कि ये सारा मामला टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को सूंघ नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, ये मीटिंग किसी भी हालत में संसद भवन से बहुत दूर रहनी चाहिए, उसकी नज़रों में भी नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसी कोई मीटिंग हो गई है। और इस तरह गुप्त एक मीटिंग करके 25 जुलाई 1949 को 3 बजे दोपहर 1 औरंगजेब रोड पर ये 9 आदमी बैठे, 7 आदमी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे बाबा साहब की कमेटी के, और 2 आदमी नेहरू जी और पटेल साहब, पटेल और नेहरू जी, ये 2 आदमी बैठे। इन्होंने निर्णय कर दिया कि दिल्ली डायरेक्ट चलेगी, दिल्ली भारत सरकार के अधीन रहेगी, दिल्ली का सिस्टम ऐसे ही चलेगा जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वही व्यवस्था रहेगी, और दिल्ली अलग से राज्य नहीं बनेगा, दिल्ली अलग से राज्यकारी शक्तियाँ नहीं होंगी। ऐसा करके इन्होंने वो रिपोर्ट जो है अडॉप्ट कर ली वारी उसको। राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने पिरो ही रखा था पहले से ही अपने सिस्टम में। फैक्ट तो ये है कि 90-95% मेंबर इसी पक्ष में ही थे कि दिल्ली जो है केंद्र सरकार के अधीन है। इसमें ये जो 3 मुख्य लोग थे, नेहरू जी, पटेल जी और अम्बेडकर साहब, हाँ। इन्होंने इनका क्या कहना था, या खासतौर पे अम्बेडकर साहब? अम्बेडकर साहब ने जो संविधान सभा को रिपोर्ट दी दिल्ली के ऊपर, उसमें उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको एग्जैक्ट उनके शब्द पढ़ के सुनाता हूँ। ये उनकी भाषा में है, ये मेरी भाषा में नहीं है। So far as Delhi is concerned, it seems to us means drafting committee, जिसमें नेहरू जी और पटेल जी भी शामिल थे। So far as Delhi is concerned, it seems to us that as the capital of India, it can hardly be placed under a local administration. किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती। In the United States, Congress exercises exclusive legislative powers in respect of the seat of government. कि अमेरिका में कांग्रेस, जो उनकी पार्लियामेंट का नाम है, वो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट की सीट के बारे में। सो आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। नो सफिशिएंट रीजंस फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम दीज प्रेसिडेंट्स अपीयर इन द रिपोर्ट ऑफ पटाभी सीतारमैया कमेटी ने कोई दूसरे रीजन नहीं दिए कि क्यों इनको फॉलो किया जाए। We have therefore come to the conclusion. We have therefore conclusion that somewhat different plan is desirable for Delhi. Accordingly, we have proposed. We have मतलब drafting committee plus Nehru and Patel. We have proposed in the draft that
सेंट्रल एरियाज में बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो केंद्रीय एरिया हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली एडमिनिस्टर करे। These central areas may be administered by the government of India either through a chief commissioner, उस जमाने में चीफ कमिश्नर भी होते थे, और ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। भाई या तो चीफ कमिश्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हो इनका, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू हो, और थ्रू द रूलर ऑफ नेबरिंग स्टेट, या उनके माध्यम से, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द इनहेबिटेंट्स कंसर्न। What is to be done in each case in a particular area is left to the President of India to prescribe by order. He will, means President of India. He will, of course, in this as in other matters, act on the advice of responsible ministers. President of India उनकी मिनिस्टरों की एडवाइस पे काम करेगा। He may, if he chooses, have Lieutenant Governor in Delhi. अगर राष्ट्रपति चाहें तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर रख सकते हैं। He may, if he chooses, have Lieutenant Governor in Delhi. He may, if he chooses, administer कुर्ग, ये कुर्ग वगैरह की अब बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रख लो, या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, या एडजॉइनिंग स्टेट के उससे से राष्ट्रपति गवर्न करे, डायरेक्ट करे। वो कैसे एडजॉइनिंग स्टेट से कैसे? मतलब एडजॉइनिंग स्टेट के गवर्नर को ही कह दिया तू दिल्ली में देख, वही देख ले। हाँ, जैसे पंजाब उसका ये उनके शब्द हैं जो मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये पेज जितने पे हैं आपके, ये अम्बेडकर साहब के शब्द हैं, उनकी रिपोर्ट से निकाले हुए। ये जो सिस्टम दिल्ली का अब है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली में अब इन्होंने सरकार बना रखी है एक अलग से, दिल्ली में दो सरकारें ना है ना हो सकती, ये सिस्टम ही गलत बनाया है। ये बाबा साहब को अपोज करके बनाया गया है जो वर्तमान सिस्टम है। भारत की संसद से एक बड़ी गलती हो चुकी है, और मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आपको, उनको दिल्ली के बारे में ये बनाना ही नहीं चाहिए था। उनको मालूम ही नहीं था अम्बेडकर साहब क्या कह गए। अभी कोर्ट ने भी कुछ कह दिया था, तो कोर्ट को भी पता नहीं, उससे कहा कि नहीं, कोर्ट को इन्होंने बताया ही नहीं। कोर्ट को कौन बताएगा? भारत सरकार बताएगी। भारत सरकार के किसी अफसर को पता ही नहीं है। मैं तो ये अम्बेडकर साहब के शब्द या उनकी किताब में घर से तो लिख के लाया नहीं, ये उनके शब्द है ना। उन्होंने कहा, आप जब मैं ये कहता हूँ दिल्ली में दो सरकारें नहीं हो सकती, अरे यार ये तो फंडामेंटल थिंग है, नहीं हो सकती। जो बनाया गया था वो एक प्रशासन बनाया गया था लोकल स्तर पर, उसको इन्होंने कंफ्यूज करके वो नाम चेंज करके और वो बेकार कर दिया, सारा खराब कर दिया। तो जब दो चीज़ें साफ कर दीजिए लोगों को। लोग ये सोचते हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी चीफ मिनिस्टर थे, तो जब तब हो सकते तो अब क्यों नहीं? मैं अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं बताता हूँ। देखिए, जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे तो दिल्ली में 3 श्रेणियों के राज थे, ए, बी और सी। सी श्रेणी के राज्य वो थे जो डायरेक्ट भारत सरकार चलाती थी थ्रू चीफ कमिश्नर, यूटी जिसको कहेगा, जिसको आप यूटी अब कहते हो। हाँ। तो इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर नाम जरूर था उसका, लेकिन इट वाज द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। वो केंद्र सरकार के अधीन था वो प्रदेश, हर मामले में, कानून व्यवस्था भी, सर्वसिद्ध भी, सारे मामलों में। इसलिए सिर्फ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि नामों से गड़बड़ हो रही है। बाद में महानगर परिषद बनी और फिर बालकृष्णन कमेटी ने क्या, थोड़ा इस पे भी बताइए। देखिए, हाँ, महानगर परिषद बनी थी कि भाई दिल्ली में एक चुना हुआ सेटअप होना चाहिए, लेकिन उसको विधायी शक्तियां नहीं दी जा सकती, इसलिए उसको कोई विधायी शक्ति नहीं थी। महानगर परिषद एक डिबेटिंग क्लब था, भाषण दो और घर चले जाओ, दैट्स ऑल। उसके पास लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति थी शून्य, कोई विधायी शक्ति नहीं थी, कोई बिल पारित करने की शक्ति नहीं थी, कोई विशेषाधिकार नहीं थे। तो वो एक सिर्फ परिषद बनाई थी जिसमें चुने हुए लोगों को एसोसिएट किया गया था दिल्ली के सेटअप से। दूसरा क्या प्रश्न है आपका? बालकृष्ण, हाँ, बालकृष्णन कमेटी। बालाकृष्णन कमेटी ही विलेन ऑफ द पीस है। बालाकृष्णन कमेटी ने ही सब गड़बड़ की है। बालाकृष्णन कमेटी ने ये जो नॉमनक्लेचर बदला है वो गलत बदल दिया है, इनकी तृष्णा बढ़ा दी है। बालाकृष्णन कमेटी ने कभी नहीं कहा था कि दिल्ली में एक पैरेलल सरकार होनी चाहिए। बालाकृष्णन कमेटी ने सिर्फ ये कहा था कि भाई दिल्ली का सेटअप ऐसे ऐसे बना लो। इनके नाम बदल दिए, सीएम कर। हाँ, मतलब महानगर परिषद को उन्होंने कह दिया इसका नाम रख दो जी विधानसभा। अच्छा, ओके। उन्होंने कहा जी ये जो कैबिनेट है इसका नाम रख दो मंत्रिमंडल। इस तरह के जो नामावली चेंज करके भ्रमित कर दिया बुरी तरह से दिल्ली के लोगों को। और सबसे ज्यादा, सबसे खुशी से भ्रमित होते हैं पॉलिटिकल लोग, जिनको लगा बड़े बड़े टाइटल मिल गए। मुझे अब भी याद है, मैं विधानसभा में था तो खुराना जी सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे और चीफ मिनिस्टर हो गए, और वही खुराना साहब कुछ ही दिनों बाद रोते हुए नजर आए।
कि यार ये मेरे को क्या बना दिया, मेरे को तो चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा पावर ही नहीं है। हम भी तो यही कह रहे थे, भाई आपको कोई मुखिया नहीं बनाया गया है, आपका सिर्फ नाम बदला गया है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मतलब महानगर परिषद और जो विधानसभा है उसमें पावर्स वही हैं, वही पावर है, क्योंकि वो नाम बदल दिया तो उनको लगा मैं मुख्यमंत्री हो गया। हाँ, वो लैंड और पुलिस वो भी बता दीजिए जब कि क्या किसके पास है। देखिए ऐसा है ना कि लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, ये तीन विषयों केंद्र सरकार ने अपनी जेब में रख लिया कि ये तो किसी हालत में तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, और सी राजगोपालाचारी जो संविधान सभा में जब भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर ये भी तुम्हें दे दें तो फिर हम अपनी राजधानी कहीं और ढूंढ लेते हैं अपनी जगह। मतलब उनका कहने का मतलब था कि फिर राजधानी का क्या मतलब रह गया अगर ये भी तुम्हारे पास ही रखना है तो। अच्छा, इसमें क्या ये डर रहता है जब हम ये पहले जब खुराना साहब राज्य की मांग करते थे तो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट कहते थे कि जैसे दिल्ली में फुल स्टेट बना दें, और जैसे आजकल भी चला कॉन्फ्लिक्ट हो रहे दोनों में, तो पता चला कि स्टेट की पुलिस ने सेंटर के मिनिस्टर के घर घेर दिए, इस तरह कुछ हो सकता है, इसलिए ये रखा ना। आप पहली बात तो ये है कि जो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, हाँ, आप उन्हीं से ही तो सीखेंगे। हाँ, उस समय दुनिया के किसी देश में, किसी संघीय देश में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बड़े संघीय देश ये थे, वहां सब जगह जो राजधानी है वो संघ की जेब में है, सेंटर की जेब में है। आप अब राज्य को दे रहे हो, अरे राज्य का वो तो मंदिर गिरफ्तार कर लेगा उसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आप ये व्यवस्था क्या बना रहे हो? तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि देखिए जो राजधानी है, अभी मैं आपको एक बात बताऊं जो बाबा साहब के शब्द हैं, उन्होंने कहा टोटल लेजिस्लेटिव पावर शैल वेस्ट विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो विधायी शक्ति है दिल्ली के बारे में, राजधानी के बारे में, वो सारी की सारी संसद के पास रहेगी। इसका मतलब है कि जितने दिल्ली के बारे में कानून बनेंगे वो केवल और केवल संसद बनाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डीडीए एक्ट दिल्ली में लागू है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट किसने बनाया? सेंटर का संसद ने। एमसीडी एक्ट किसने बनाया? अभी सेंटर ने अभी बनाया, जो एक ठीक है। अभी यूनिफिकेशन ऑफ एमसीडी बनाया, वो किसने बनाया? सेंटर ने। अच्छा, जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट किसने बनाया? मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी एक्ट बने हुए हैं दिल्ली के बारे में, वो सारे के, अभी भी एक अमेंडमेंट आ रहा है संसद में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल आ रहा है ना, किसने बनाया? संसद में। अच्छा, आप ये बताइए कि खुराना जी के समय से या शीला जी के समय तक कोई विधेयक पारित हुआ यहाँ विधानसभा में, या फिर वैसे उसे सेंटर ही भेजा गया होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, किसी को नहीं पता। दिल्ली की विधानसभा के ऊपर दो बंदिश लगी हुई हैं। एक बंदिश तो वो लगी है भाई, तीन विषय आपके पास नहीं है। हाँ, ये तो एक बंदिश है। कोई कानून पारित नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार ओके न करे। इसका मतलब क्या हो गया? आपको बिल वहां भेजने पहले ओके होगा। इसका मतलब ये है कि विधायी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, वो केंद्र के पास है। वो ओके करेगी तो पारित करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये जन लोकपाल बिल करते थे, क्यों नहीं पारित कर पाए भाई? क्यों गिर गई सरकार? आपका अधिकार ही नहीं है, आप उनके बिना पारित ही नहीं कर सकते। अभी ये तो बात कोई समझता नहीं। वो भी केजरीवाल जी और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हम राज्य हैं। भाई आप राज्य नहीं हैं, आप एक प्रदेश ऐसा है जिसका शासन केंद्र चलाता है और विधायी शक्तियां सारी संसद के पास हैं। इसलिए ये व्यवस्था तो तभी खराब कर दी ना, ये 12 क्वेश्चन कमेटी ने मेरे हिसाब से उन्होंने गड़बड़ कर दिया, वहां से व्यवस्था खराब हो गई। शर्मा जी, वैसे तो हम जातिवादी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्योंकि दिल्ली में या भारत की जो राजनीति में देख रहा हूँ, या अभी जैसे जेएनयू में भी कई घटनाएं थी जिसमें कहा कि ब्राह्मण देश छोड़ो वगैरह वगैरह, ये जो किताब है ये बहुत पहले आनी चाहिए थी। और बहुत से दलित चिंतक हैं जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग भी, और इसके अलावा बड़े बड़े नेता भी हैं, और जो आमतौर पर उनकी हिट लिस्ट में रहता है ब्राह्मण्स। जो बसपा थी उसका तो एक समय ये भी था कि तिलक तराजू और तलवार वगैरह वगैरह। आखिर एक ब्राह्मण ने ये किताब भीमराव रामजी अम्बेडकर पे लिखी, आखिर क्यों? आखिर ये दलित चिंतक इस पे काम क्यों नहीं कर पाए? देखिए सवाल आपका बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी कब से बना जी। मैंने जब बाबा साहब का ये, पहले तो बात ये, मैंने संसद में लगभग 40 साल संविधान पढ़ा है, और क्योंकि मैं संसद में
लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन का हेड था, तो उस नाते भी मुझे संविधान बहुत पढ़ना पड़ा था। और संविधान का मतलब है कि आप हर बार अम्बेडकर साहब को ही पढ़ेंगे। तो मैंने जब उनकी पृष्ठभूमि देखी तो मुझे वो पृष्ठभूमि अपने से मिलती हुई नजर आई। जैसे मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, मैंने गांव में लोग देखा है कि यहाँ पर लोग अनपढ़ों को और दलितों को कैसे आज से 70-80 साल पहले करते थे। तो मैंने अम्बेडकर साहब की शिक्षा देखी, तो मैं इस आदमी और उनकी विद्वता देखी, संघर्ष भी देखा। तो मैंने कहा यार ये आदमी मेरी तरह, वो भी तो जीरो से चले हुए थे ना, वहीं से निकले थे। तो मुझे लगा नहीं, ही इज डिफरेंट इस आदमी के बारे में। और लोगों को पता भी नहीं था कि बाबा साहब इतना पढ़े हुए, इतना ज्ञान है उनके पास, इतनी पीएचडी है उनके पास। तो मुझे अच्छा, फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरे को संविधान समझने आना लग गया था धीरे धीरे, तो मैंने कहा यार जो बातें बाबा साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में कही हैं, अमूमन तो लोगों को समझ ही नहीं आता है, पर जिनको समझ में आता है वो एक बात तो तय है कि उनकी विद्वता को तो सल्यूट करेंगे कि पैरेलल आदमी ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है इसका। मैं बन गया बाबा साहब को मुरीद तब से, और मैंने बाबा साहब को और पढ़ना शुरू कर दिया। ये वो जुनून था जो इस किताब तक ले आया। मैं कहा नहीं, आई रीड दिस मैन। फिर जब मुझे पता लगा कि दिल्ली का सेटअप बनाने में अम्बेडकर साहब का रोल है, तो मैंने कहा यार ये पोर्शन तो बाबा साहब के परिवार को भी नहीं पता होगा, किसी को भी, दिल्ली को बनाने में बाबा साहब ने क्या भूमिका अदा की है, और कैसे बिखरती हुई संविधान सभा को जोड़े रखा और देश को बांधे रखा। जैसे कुछ अतिवादी जो अम्बेडकरवादी संगठन कहते हैं अपने को, वो आए दिन हमला करते थे ब्राह्मण। मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि अम्बेडकर साहब और ब्राह्मण, इनका क्या ताल्लुक रहा, उनके देखिए मैं आपको सीधा बताऊं, मैं जब ये किताब मैंने लिखनी शुरू की, तो मैं जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरी खोपड़ी के दिमाग में ये सवाल थे। तो मैंने कहा मैं इन सवालों को छूंगा ही नहीं। मैं शुरुआत ही अपनी पुस्तक की तब से करूंगा कि अम्बेडकर साहब संविधान सभा में कैसे आए। मेरी किताब ही यहीं से शुरू हो गई। कौन से स्कूल में गए, क्या उनके साथ छुआछूत हुआ, क्या कास्ट सिस्टम हुआ, मैं इसको छूंगा नहीं। ये दलित विचारक चिंतक करते रहे जो करना है, मेरा विषय ही नहीं है, क्योंकि मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने आप को संविधान से बाहर नहीं जाऊँगा। मैं तो उतने पोर्शन पे बनाऊंगा कि ये संविधान कैसे बनाया। शर्मा जी, आपने जो एक किताब लिखी है, लेकिन ये है अंग्रेजी में, और 4 साल अपने जीवन के आपने इसमें लगाए। अब सवाल ये है कि जो ये बुक ट्रस्ट है, नेशनल बुक ट्रस्ट, आखिर ये इसे हिंदी में क्यों नहीं ला रहा? क्योंकि हिंदी ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती है, ये तो एक क्लास की बात है, मास तक कैसे जाएगी? क्या ये हिंदी में नहीं आनी चाहिए? बात भी इस बारे में। ये जब किताब मैंने लिखी थी तो मैंने ये हिंदी में शुरू की थी, क्योंकि मुझे पता था अंग्रेजी कौन पढ़ेगा, और कम से कम बाबा साहब के जानने वाले और अनुयायी तो नहीं पढ़ेंगे, और ये आम आदमी की भाषा में जानी चाहिए। हमारे अगर पॉलिटिकल लीडर और सिस्टम और नेता और पॉलिटिकल क्लास को भी अगर पढ़ना है तो ज़्यादा लोग हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, महिलाएं हिंदी में पढ़ना चाहेंगी, आज का विद्यार्थी भी हिंदी में पढ़ना चाहेगा, तो अंग्रेजी में लिखने का कोई तुक ही नहीं है। तो मैंने ये पुस्तक लिखी हिंदी में, फिर इसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके फटाफट छपवा दी। मैंने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को एक नहीं कई बार कहा कि भाई इसका हिंदी वर्जन निकालिए। कम से कम 3 या 4 चिट्ठियाँ मैं लिख चुका हूँ उनको कि आप इसकी हिंदी किताब क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने मंत्री स्तर तक को भी उनको लिख दिया कि भैया आप अम्बेडकर साहब की बुक को हिंदी में क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी बुक आपने अप्रूव कर दिया है, मेरी बुक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने माना है, मेरी पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक मेला में विधिवत सम्मिलित किया गया है, और एक शोध पुस्तक माना गया है कि हाँ ये अच्छी शोध करके, फिर आप इसको हिंदी में क्यों नहीं छाप रहे हैं? क्यों नहीं आप चाह रहे कि बाबा साहब के दिल्ली पर या राजधानी पर क्या व्यूज़ थे वो आम जनता को पूछे? मुझे भी आज तक इसका उत्तर नहीं मिला है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इसको हिंदी में क्यों नहीं छाप रहा है। शर्मा जी, मैं ये किताब देख रहा हूँ जी। हम तो आपको SK शर्मा ही जानते हैं, लंबे समय तक मुझे भी मालूम नहीं था आपका नाम पूरा, जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अच्छा, लेकिन बाद में पता चला कि सुदर्शन कुमार शर्मा है, आपने यहाँ पे यही लिखा है, क्यों? ये बताता हूँ, ये ऐसा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, वो एग्री हो गया मेरी किताब को छापने को, क्योंकि उन्होंने कह दिया ओके आप इनकी किताब छाप दो। हमने एग्जामिन कर दिया, किताब ओके है, किताब तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने मेरे से उस स्टेज पर कहा जब सारा कुछ फाइनल हो गया कि देखिए जो किताब में नाम लिखा हुआ है अम्बेडकर साहब का, वो टाइटल में जो नाम लिखा हुआ है
वो लिखा है कि क्या नाम है टाइटल का, किताब का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। हाँ, पूरा नाम। तो मैंने कहा यार मेरे को तो लोग एस के शर्मा से जानते हैं। कह रहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? कह रहा जब अंबेडकर साहब का नाम पूरा दिया है हाँ, तो हम आपका नाम पूरा लिखेंगे। पूरा। पर मैं क्या यार मुझे इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। हो सकता है मेरी बीवी भी ना जानती हो कि हाँ। मेरा असली नाम क्या है। कह रहा नहीं आपका नाम तो अब पूरा देना पड़ेगा। हाँ। जब हम बाबा साहब का नाम पूरा दे रहे हैं तो हम आपका नाम भी पूरा देंगे। मैं कहा ठीक है फिर पूरा नाम लिखो और क्या है। तो इसलिए मैं बन गया सुदर्शन कुमार शर्मा। तो आपको एक किताब की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसमें सोचेगी कि हिंदी में भी है। हाँ हिंदी में आनी चाहिए और बाकी लोग भी समझेंगे कि अंबेडकर साहब ने दिल्ली के लिए क्या कुछ किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि जन जन तक ये वीडियो भी जाएगी। और आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। Thank you, और धन्यवाद। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।